नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके भाग 2 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। भाग 1 में हमने जो है साहित्यिक स्रोतों के बारे में पूरे विस्तार में बात की हुई थी, तथा भाग जो हमारा आज का 2 होगा इसमें हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमारी मदद करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं अभिलेख। आप ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं अभिलेख, तथा ये जो अभिलेख होते हैं ये प्राचीन भारत को समझने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। अब ये अभिलेख होते क्या हैं? तो ये जो अभिलेख होते हैं, आप याद देखिएगा, ये जो अभिलेख होते हैं आपको लिखे हुए मिल जाएंगे मुहरों पर। कहाँ कहाँ? तो ये जो अभिलेख होते हैं आपको लिखे हुए मिल जाएंगे मुहरों पे। उसके अलावा जो स्तूप होते हैं उस पर लिखे हुए आपको अभिलेख मिल जाएंगे। उसके बाद चट्टानों पे आपको लिखे हुए अभिलेख मिल जाएंगे। उसके बाद ताम्रपत्र हो गया, ताम्रपत्र हो गया। इसके अलावा मंदिरों की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी आपको ये जो अभिलेख हैं आपको लिखे हुए मिल जाते हैं प्राचीन भारत के, तथा इनकी मदद से हम प्राचीन भारत का इतिहास काफ़ी हद तक समझ लेते हैं। तो इन्हीं अभिलेखों के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभिलेख जो होते हैं सबसे प्राचीन अभिलेखों में जो है मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। आप याद देखिएगा, सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ के माने जाते हैं? तो मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त जो अभिलेख हैं वे सबसे प्राचीन, सबसे पुराने माने जाते हैं। इन अभिलेखों पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में हमें मदद मिलती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं सम्राट अशोक के, जो लगभग 300 ईसा पूर्व पुराने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ अभिलेख, शासक और उनके विषय वस्तु को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ से हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन अभिलेखों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तथा ये जो अभिलेख है किस शासक के हैं तथा इन पर कौन सा विषय लिखा गया है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख की। इस हाथी गुम्फा जो अभिलेख है यह किस शासक से संबंधित है? तो खारवेल शासक से संबंधित था हाथी गुम्फा अभिलेख। तथा इसकी विषय वस्तु क्या है? तो कलिंग के चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है इस हाथी गुम्फा अभिलेख में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से इसका संबंध है। इसमें जो रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण किया गया है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट अभिलेख आपका है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है यह नासिक अभिलेख। सातवाहन कालीन घटनाओं का जो विवरण है यह नासिक अभिलेख में लिखा गया है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिलेख है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, तथा इस समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का जो पूरा विवरण है इस अभिलेख में दिया गया है। इस अभिलेख का नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। इसके बाद आपको मिलेगा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तथा हर्ष और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था उसका पूरा विवरण जो है इस ऐहोल अभिलेख में दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट अभिलेख आपका है भीतरी स्तंभ लेख। यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का जो विवरण है, तथा उसके स्कंदगुप्त के समय जो हूण आक्रमण हुआ था उसको भी इस लेख में दर्शाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट अभिलेख आपका है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है आपका मंदसौर अभिलेख। तथा इस मंदसौर अभिलेख में सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ये जो अभिलेख हैं किस शासक से संबंधित है तथा उन अभिलेखों पर क्या उत्कीर्ण किया गया, ये सभी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अभिलेख हैं उनके अध्ययन को हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूरा लेख शास्त्र। क्या कहते हैं हिंदी में एपिग्राफी को? तो पूरा लेख
शास्त्र के नाम से जाना जाता है किसको, तो अभिलेखों के अध्ययन को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट स्रोत की बात करेंगे। जो पुरातात्विक स्रोत होता है उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं सिक्के। तो सिक्के भी काफ़ी हद तक हमें मदद पहुंचाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में। तो आइए बात कर लेते हैं सिक्कों के बारे में। तो प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुराने सिक्के होते हैं, जो प्राचीनतम सिक्के थे, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था। आहत सिक्के जो होते थे इनको पंचमार्क सिक्के भी हम कहते थे जो होते थे। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के थे। ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता था। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठप्पा मार के जो है ये सिक्के बनाए जाते थे, इन्हीं कारण से इनको भारतीय भाषाओं में आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता था। जो पंचमार्क सिक्के होते थे या आहत सिक्के होते थे, इन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। इसके बाद भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा। भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है, इसके पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिज्मेटिक्स। क्या कहता है, तो न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये टर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेखन सामग्री के लेखन प्रणाली के आधार पर जो है इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटकर इतिहास का अध्ययन किया था। मतलब हमारा जो हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और आपका तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। वहीं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल का जो संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। मतलब पुरातात्विक स्रोत, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिलेख और सिक्कों पर ही जिस काल का अध्ययन मतलब निर्भर होता है, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, आद्य इतिहास से तात्पर्य उस कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी परंतु पढ़ी नहीं जा सकी थी। जैसे हड़प्पा काल आपका हो गया, उसमें लिपि का विकास तो हुआ था परंतु अब तक वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसी कारण से इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी ऐतिहासिक काल में। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 2 इम्पॉर्टेंट स्रोत हैं। पहला आपका हो गया साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपका हो गया प्रागैतिहासिक स्रोत। इन 2 स्रोतों से जो है लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते थे, इसी कारण से मैंने यह जो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको कवर करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।